अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जो कल का लेक्चर था पार्ट वन ऑफ हीमोस्टैसिस, उसमें हमने वो मैकेनिज्म पढ़े हैं, तीन मैकेनिज्म्स जिससे ब्लड नेचुरली बॉडी में थिन रखा जाता है और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है बॉडी में। जब ब्लड सर्कुलेट होता है, फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में, ये खुद ब खुद क्लॉट नहीं हो रहा है। वो तीन मैकेनिज्म्स कल हमने डिस्क्राइब किए। ठीक, कल हमने वो तीन मैकेनिज्म उस वीडियो में डिस्क्राइब्ड है। तो अब जो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है कोगुलेशन, जो कैस्केड है, कोगुलेशन कैस्केड। उसके जो 5 स्टेप्स है, 5 सीक्वेंस, दीज स्टेप्स आर इन सीक्वेंस। ठीक, सीरीज में है स्टेप्स। इसमें पहला हमने कल ही वीडियो में बोला था वेस्कुलर स्पाज्म, सेकंड पैलेटल प्लग फॉर्मेशन, और ये कोगुलेशन मेन है। इसमें कोगुलेशन, क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, एंड देन फाइब्रिनोलाइसिस। तो ये जो 5 सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, ये सीक्वेंस में हम उठाएंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये दो डिस्कस करेंगे, वेस्कुलर स्पाज्म एंड पैलेटल प्लग फॉर्मेशन। तो कोगुलेशन थोड़ा बड़ा है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो, और बोर्ड का साइज थोड़ा उतना नहीं है लंबा, तो वरना में 5 मैकेनिज्म एक ही साथ बनाता, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। इसलिए अब आज ये दो डिस्कस करेंगे, वेस्कुलर स्पाज्म एंड पैलेटल प्लग फॉर्मेशन, और फिर नेक्स्ट वीडियो में ये तीन होंगे। ठीक है, या पूरा कोगुलेशन होगा, फिर ये तीसरे वीडियो में होगा। तो अब हम ये 5 सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है कोगुलेशन कैस्केड में, वेस्कुलर स्पाज्म, पैलेटल प्लग फॉर्मेशन, कोगुलेशन, क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, फाइब्रिनोलाइसिस। तो पहला हम उठाएंगे वेस्कुलर स्पाज्म। अब इनको फिलहाल मैं इरेज करूंगा, सिर्फ मैं एक रखूंगा यहाँ पे, वेस्कुलर स्पाज्म। तो वेस्कुलर स्पाज्म क्या है? स्पाज्म अगर हम देखेंगे मीनिंग, जो स्पाज्म होता है इनवॉलंटरी सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्पाज्म मींस कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलंटरी सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल वॉल। तो वेस्कुलर रिलेटेड टू वेसल कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स या ब्लड वेसल वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सुकड़ना, उसको हम सुकड़ने को बोलते हैं स्पाज्म। तो पहला अगर यहां पे हम देखेंगे, ठीक, हम यहां पे आएंगे, ये जो यहां पे एक ब्लड वेसल हमने बनाई है, इसमें जो ये सेल्स है, ये हमने बोला कल, ये एंडोथेलियल सेल्स है। whenever there is an injury or there is a damage to the blood vessel, these endothelial cells, they release a particular molecule, a particular chemical that is called endothelin. So vascular spasm हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। वेस्कुलर स्पाज्म 3 मैकेनिज्म है इसके। ये जो फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट इवेंट कोगुलेशन कैस्केड में, इसके 3 मैकेनिज्म्स है। 3 मैकेनिज्म्स में एक डिवाइड है, एक है एंडोथेलिन। एंडोथेलिन को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, एंडोथेलिन। ठीक, जब भी ये ब्लड वेसल यहाँ पे बनाई मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, ठीक, यहाँ पे ब्लड वेसल इंजर्ड हुई, ये ब्लड वेसल जो है एंडोथेलियल सेल्स है, यहाँ पे ब्लड वेसल की इंजरी हुई। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल की इंजरी हुई, ये जो ये एंडोथेलियल सेल्स है, ये एक्सपोज हुए। अब ब्लड का बाहर निकलना ब्लड वेसल से वो स्टार्ट हुआ, ब्लड लीक हुआ। ठीक है, ब्लड स्टार्ट्स टू फ्लो आउटसाइड। सो अब ब्लड टिश्यू बाकी टिश्यू में जाएगा, लेकिन ये इंजरी जो हुई इस ब्लड वेसल वॉल को, ये एंडोथेलियल सेल्स भी डैमेज हुए यहाँ पे। तो क्या हुआ कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स है, ये रिलीज करते हैं एक केमिकल, एक प्रोटीन,
जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियन। एंडोथेलियन। अगर ब्लड वेसल इंजरी हुई, ठीक, कोई जख्म आया, तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी, इस ब्लड लॉस को, टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, हमारी बॉडी पहले ये मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये वेसल सुकड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल का डायमीटर, अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल का वॉल, ये ब्लड वेसल जब जख्म आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, डायमीटर ब्लड वेसल का कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। ब्लड लॉस ना हो, हमारी बॉडी यही चाहेगी। अब जो है एंडोथेलिन, यही मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो है एंडोथेलिन है, ये जो इंजर्ड एंडोथेलियल सेल, ये जो एंडोथेलियल सेल है, यहाँ इसने ये एंडोथेलियन, यहाँ पे हम एंडोथेलिन ई से डिनोट करेंगे, ये है एंडोथेलिन ई, यहाँ पे लिखेंगे एंडोथेलिन। एंडोथेलिन, ये एंडोथेलिन क्या करेगा काम, इसका पर्पस क्या है, ये एंडोथेलिन कहाँ जाएगा, ये जो एंडोथेलिन है, ये एंडोथेलिन यहां से आकर, सॉरी ये ब्लैक से बनाएंगे, ये जो एंडोथेलिन है ये यहां से बाइंड हो जाएगा स्मूथ मसल, यहाँ पे स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है। इस रिसेप्टर के साथ, जो ये रिसेप्टर है यहाँ पे, ये जैसे वाई मैंने बनाया वाई शेप्ड, ये यहाँ पे स्मूथ मसल पे रिसेप्टर है, ये एंडोथेलिन जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक, इस रिसेप्टर के साथ एंडोथेलिन बाइंड हो जाएगा और क्या करेगा ट्रिगर, ये कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करेगा थ्रू इंट्रासेलुलर कैल्शियम सिग्नलिंग मैकेनिज्म, PIP2 कैल्शियम सिग्नलिंग मैकेनिज्म, इंट्रासेलुलर कैल्शियम सिग्नलिंग, PIP2 कैल्शियम सिग्नलिंग मैकेनिज्म। उस वजह से जो एंडोथेलिन है ये बाइंड हो जाएगा इस रिसेप्टर के साथ जो स्मूथ मसल पे है, यहाँ पे ये ट्रिगर करेगा स्मूथ मसल में, ये क्या करेगा ट्रिगर, कॉन्ट्रैक्शन, क्या करेगा ट्रिगर, कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई। जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाएगा और जहाँ पे इंजरी हुई ये ब्लड वेसल सिकुड़ेगी, तो वहां पे फर्स्ट इवेंट है यही, वेस्कुलर स्पाज्म होगा, वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ब्लड लॉस बचेगा, ब्लड का बहना वो कम हो जाएगा, क्योंकि टू प्रिवेंट ब्लड वेसल फ्रॉम ब्लड लॉस, जो वेसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, इसको बोलते हैं वेस्कुलर स्पाज्म। ये जो एंडोथेलिन यहाँ से बाइंड होता है किसके साथ, इस रिसेप्टर के साथ जो प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल पे। दूसरा जो है, इसमें हम ये रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 मैकेनिज्म्स है। दूसरा इसी जो फर्स्ट इवेंट है वेस्कुलर स्पाज्म, इसमें दूसरा जो है, एक तो पहला एंडोथेलिन, इसमें 3 मैकेनिज्म है, एंडोथेलिन मैकेनिज्म एक है, दूसरा यहाँ पे मायोजेनिक मैकेनिज्म, मायोजेनिक मैकेनिज्म, मायोजेनिक मैकेनिज्म, ठीक है। मायोजेनिक मैकेनिज्म क्या है कि जब कभी कभार ये जो स्मूथ मसल है, यहाँ पे स्मूथ मसल है, जब डायरेक्ट इंजरी होगा स्मूथ मसल को, when there is direct injury to the smooth muscle और मैकेनिकल ट्रॉमा टू द स्मूथ मसल, जब डायरेक्ट इंजरी होगा स्मूथ मसल को, तब ये स्मूथ मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ठीक है। ये है दूसरा मायोजेनिक मैकेनिज्म, when there is direct injury to smooth muscle,
स्मूथ मसल सेल्स, जो स्मूथ मसल सेल्स है, जब डायरेक्ट इंजरी होगा स्मूथ मसल सेल्स को, तो वहां पे क्या होगा कि स्मूथ मसल जो है वो कंट्रैक्शन करेंगे, वो कंट्रैक्शन शो करेंगे, वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। ब्लड लॉस बचाने से, ब्लड बहने से बचने से, ब्लड वेसल्स को जो इंजरी हुआ है ब्लड लीक आउट होने से बचाने के लिए मायोजेनिक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड लॉस बचेगा, बॉडी से ब्लड लॉस कम हो जाएगा, ठीक है, या बंद ही हो जाएगा। इसको बोले मायोजेनिक मैकेनिज्म, ये भी ऑपरेट होता है, ठीक है। अब है थर्ड जो मैकेनिज्म है इसमें, यहाँ पे इसी में वेस्कुलर स्पाज्म में फर्स्ट इवेंट में, इसको बोलते हैं नोसिसेप्टर एक्टिवेशन, नोसिसेप्टर एक्टिवेशन। तीसरा जो हमने पहला क्या है इस वेस्कुलर स्पाज्म में, तीन मैकेनिज्म्स है, एंडोथेलिन, मायोजेनिक मैकेनिज्म, ठीक है। अब है नोसिसेप्टर एक्टिवेशन। ये जो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में आप आइए, यहाँ पे जो ये यहाँ पे ये रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये यहाँ पे न्यूरॉन है, क्या है, न्यूरॉन, ये यहाँ पे न्यूरॉन है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, ये यहाँ पे न्यूरॉन है, इसको बोलते हैं नोसिसेप्टर, क्या बोलते हैं, नोसिसेप्टर, ठीक है, नोसिसेप्टर इसको बोलते हैं, या यहाँ पे हम शो करेंगे नोसिसेप्टर। सो व्हेन देयर इज, क्या है कि इसको बोलते हैं नोसिसेप्टर, यहाँ पे लिखेंगे, लिखा है नोसिसेप्टर या पेन रिसेप्टर। जब ये इंजरी होती है कभी कभार यहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ये जो नोसिसेप्टर रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर न्यूरॉन है, यहाँ पे नर्व सेल है, तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से, ड्यू टू सम इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, रिलीज हो जाएंगे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगे उसे इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स सच एज, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या क्या है, जैसे यहाँ पे हिस्टामिन है, हिस्टामिन, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, एक तो है इसमें जैसे हिस्टामिन, ठीक है, दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लीकोट्रीन्स। ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे है ये रिलीज हो जाएंगे, हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है और लीकोट्रीन्स है। ये क्या करेंगे, ये इस न्यूरॉन को, इस नोसिसेप्टर जो यहाँ पे है रेड कलर का, इस नोसिसेप्टर को, ये यहाँ पे इस नोसिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, क्या करेंगे, स्टिमुलेट, और इनिशिएट पेन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेन हो जाएगी वहां इनिशिएट। वो पेन रिफ्लेक्स जो है, उस पेन रिफ्लेक्स की वजह से, ये जो पेन रिफ्लेक्स हुआ, ठीक है, उस पेन रिफ्लेक्स की वजह से यहाँ पे स्मूथ मसल को, ये स्मूथ मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, ये स्मूथ मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी टू प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस। ब्लड लॉस बचाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे स्मूथ मसल्स, किस मैकेनिज्म से, ये जो यहाँ पे नोसिसेप्टर है, नोसिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, नोसिसेप्टर एक्टिवेशन, जिससे कुछ इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई, जैसे लीकोट्रीन्स, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये फिर इस नोसिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का, ब्लड लॉस बॉडी से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ नोसिसेप्टर एक्टिवेशन। अब ये हुआ वेस्कुलर स्पाज्म हुआ। दूसरा क्या था, दूसरा जो हमारा इवेंट था, ये फर्स्ट इवेंट ये भी डिस्क्राइब कर रहे थे अब इसको मैं इरेज करूंगा,
वेस्कुलर स्पाज्म को, यहाँ पे स्पेस नहीं है। दूसरा जो इवेंट है वो है, ये 5 स्टेप्स थे ना, एक था वेस्कुलर स्पाज्म, दूसरा क्या था, पैलेटल प्लग फॉर्मेशन, पैलेटल प्लग फॉर्मेशन, दूसरा क्या था, पैलेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ये दूसरा इवेंट है, इस सीक्वेंस में हम चलेंगे। पहला वेस्कुलर स्पाज्म, पैलेटल प्लग फॉर्मेशन, फिर थर्ड कोगुलेशन, फिर फोर्थ क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, फिर फिफ्थ फाइब्रिनोलाइसिस। तो वेस्कुलर स्पाज्म में 3 मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए अभी। अब जो है पैलेटल प्लग फॉर्मेशन, पैलेटल प्लग फॉर्मेशन, तो क्या है कि जब भी कोई ब्लड वेसल, जब यहाँ पे ब्लड वेसल इंजरी हुई, कहाँ पे, जहाँ पे हम देखेंगे ब्लड वेसल यहाँ पे इंजरी हुई ब्लड वेसल को, ठीक है, जहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, पैलेटल प्लग फॉर्मेशन को इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ब्लड वेसल इंजरी हुई, ठीक है, तो ये जो इस सब ये एंडोथेलियल लेयर है, ये एंडोथेलियल लेयर है, एंडोथेलियल सेल्स है, ये जो रेड कलर के बने हुए हैं। ब्लू कलर का जो है ये है कोलाजन, कनेक्टिव टिश्यू है, फिर है इसमें स्मूथ मसल्स और नोसिसेप्टर। अब जब भी ये ब्लड वेसल इंजरी हुई, ठीक है, ये रिलीज करेंगे, यहाँ जो एंडोथेलियल सेल्स है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉन विलेब्रेंट फैक्टर। हम बनाएंगे ऐसे, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर क्या होता है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर। लेकिन जब भी ये एंडोथेलियल सेल डैमेज हुए, इंजरी हुई, तो यहाँ पे जो है ये वॉन विलेब्रेंट फैक्टर एक प्रोटीन होता है जो यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, ठीक। लेकिन इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में बोला कि ब्लड नेचुरली कैसे थिन रहता है, वो 3 मैकेनिज्म से, ठीक है। अगर यहाँ पे जो पैलेटेट्स है ना, जो सर्कुलेट होते हैं ब्लड वेसल में, जो ब्लड सर्कुलेट होते रहते हैं कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। वो 3 मैकेनिज्म हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए। उनमें से एक था, अगर ये एंडोथेलियल सेल्स है, ये हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एंडोथेलियल सेल्स, नॉर्मल हेल्थी एंडोथेलियल सेल्स क्या रिलीज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन PGI2, ठीक है, वो पैलेटेट्स को इनएक्टिवेट रखता है। लेकिन अब जब यहाँ पे इंजरी हुई एंडोथेलियल सेल्स को, क्या ये रिलीज करेंगे प्रोस्टासाइक्लिन और PGI2, प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड? नहीं। तो पैलेटेट्स को इनएक्टिवेट नहीं रखा जा सकता, मतलब पैलेटेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि, दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ये हिपेरिन सल्फेट। अगर एंडोथेलियल सेल जो मेम्ब्रेन पे होता है, इसके मेम्ब्रेन पे हिपेरिन सल्फेट होता है, हिपेरिन सल्फेट, एंड नॉर्मल हेल्थी एंडोथेलियल सेल पे अगर हिपेरिन सल्फेट, अगर ये इंजरी हुई एंडोथेलियल सेल को यहाँ पे, ठीक है, क्या हिपेरिन सल्फेट यहाँ पे रिलीज होगा? नहीं, हिपेरिन सल्फेट नहीं होगा यहाँ पे। क्या एंटीथ्रोम्बिन थर्ड हिपेरिन सल्फेट के साथ बाइंड हो जाएगा, जो हमने लास्ट वीडियो, इससे पहले जो पार्ट 1 में पढ़ा कि नॉर्मल हेल्थी एंडोथेलियल सेल्स पे हिपेरिन सल्फेट को रिलीज करते हैं, उसके साथ बाइंड होता है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड फिर फैक्टर 2, 9 और 10 को इनएक्टिवेट करता है। क्या यहाँ पे मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स, जब यहाँ पे हिपेरिन सल्फेट नहीं होगा, ये इंजरी हुई है ना एंडोथेलियल सेल, तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम मतलब इनएक्टिवेट रखेंगे? नहीं, मतलब वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसे ही और एक हमने पढ़ा था, उसका जो याद नहीं आ रहा अभी, हमने और एक पढ़ा था, कुछ मॉडर्न सा नाम था उसका,
वो भी हमने एक और पढ़ा था इसमें मैकेनिज्म में कि वो फैक्टर 8 और फैक्टर 5 को मतलब इनएक्टिवेट रखता है। तो वो भी जब नहीं होगा यहाँ पे इंजर्ड हुई है एंडोथेलियल सेल, तो मतलब हम इसको क्या यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे मतलब पलिलेट्स को इनएक्टिवेट नहीं रख पाएंगे, मतलब कि एक्टिवेट हो जाएंगे पलिलेट्स ऑटोमेटिकली यहाँ रश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पलिलेट्स आएंगे। अब वॉन विलेब्रेन फैक्टर एक प्रोटीन है यहाँ पे, ये है एक प्लेटलेट, ये है दूसरी प्लेटलेट, ये बाइंड हो जाएगी इस वॉन विलेब्रेन के साथ, अटैच हो जाएगी। ठीक है, ये प्लेटलेट है, क्योंकि प्लेटलेट इनएक्टिव नहीं रही, ये एक्टिवेट हो गई प्लेटलेट, ये एक्टिवेट हो गई प्लेटलेट, ये यहाँ पे वॉन विलेब्रेन प्रोटीन ये फैक्टर के साथ अटैच होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये जो प्लेटलेट इस वॉन विलेब्रेन फैक्टर VWF ये यहाँ पे प्लेटलेट है। ठीक है, ये यहाँ पे वॉन विलेब्रेन फैक्टर है, इसके साथ प्लेटलेट अटैच हुई, ये प्लेटलेट है PRT प्लेटलेट, ये यहाँ पे वॉन विलेब्रेन फैक्टर है, इसके साथ ये बाइंड हो गई थ्रू किसे, यहाँ पे एक प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अगर एक प्लेटलेट है, इसके सरफेस के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ग्लाइकोप्रोटीन 1b। ये रिसेप्टर जो प्लेटलेट के सरफेस के ऊपर होता है GP1b या ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ये वॉन विलेब्रेन फैक्टर के साथ अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये वॉन विलेब्रेन फैक्टर इस प्लेटलेट के साथ थ्रू इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, प्लेटलेट में चूंकि इस प्लेटलेट में ग्रैनुल्स होते हैं। ठीक है, ये प्लेटलेट डीग्रैनुलेशन, ये प्लेटलेट एक्टिवेट हुई, अब क्या होगा डीग्रैनुलेशन, मींस कि प्लेटलेट ग्रैनुल्स रिलीज करेगी। ये प्लेटलेट यहाँ पे ये कुछ ग्रैनुल्स इसने रिलीज किए, ये इसने ग्रैनुल्स रिलीज किए। ठीक है, उन ग्रैनुल्स में एक का नाम है ADP, ये प्लेटलेट क्या रिलीज करेगी ग्रैनुल्स ADP। दूसरा थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, TXA2 शॉर्ट में, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये प्लेटलेट एक्टिवेट हुई, डीग्रैनुलेशन हुआ, ये रिलीज करेगी ग्रैनुल्स, तीन किस्म के ग्रैनुल्स, ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2 और सीरोटोनिन। ठीक है क्या हमने बोला, ये जो यहाँ पे प्लेटलेट है, ये जो एंडोथेलियल सेल इंजरी हुई, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल रिलीज करते हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, वॉन विलेब्रेन फैक्टर होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ये यहाँ पे बाइंड होता है प्लेटलेट के साथ। ठीक है, प्लेटलेट इसके साथ आते हैं, बाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, वॉन विलेब्रेन फैक्टर के साथ यहाँ पे, लेकिन किसके मदद से, प्लेटलेट जो अगर एक प्लेटलेट है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जो वॉन विलेब्रेन फैक्टर के साथ अटैच होता है, इसको उस रिसेप्टर को बोलते हैं GP1b, ग्लाइकोप्रोटीन 1b। तो जब प्लेटलेट अब एक्टिवेट हो गई, डीग्रैनुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ये रिलीज करते हैं ग्रैनुल्स ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2, सीरोटोनिन। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे क्या इस प्लेटलेट ने क्या रिलीज किया, हमने अभी पढ़ा, ये प्लेटलेट है PLT शॉर्ट में प्लेटलेट, ये इसमें ग्रैनुल्स थे, इसने रिलीज किए ग्रैनुल्स, एक किया
ADP, दूसरा थ्रोम्बोक्सिन TXA2, थ्रोम्बोक्सिन A2, तीसरा सीरोटोनिन। अब ये जो यहाँ पे ये दो है, इनका पर्पस देखेंगे पहले। यहाँ पे हमारे बॉडी में चूंकि प्लेटलेट्स हमारे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करते रहते हैं, यहाँ से टाइनी माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स है, ये क्या है, प्लेटलेट्स, जो कि हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP, ये दो, ये यहाँ से इन प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करेंगे। क्या करेंगे, स्टिमुलेट, इन प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करेंगे। किसकी वजह से, ADP और थ्रोम्बोक्सिन की वजह से ये प्लेटलेट स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, क्योंकि थ्रू अ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन देयर मेम्ब्रेन्स, ये प्लेटलेट की मेम्ब्रेन जो है, इस पे एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होता है। इस पर अगर यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं, इनके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होता है, जिसके साथ ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 बाइंड होता है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है। तो प्लेटलेट क्या करेंगे काम, यहाँ पे जो है इंजरी हुई ना, ये यहाँ पे इंजरी हुई ना, तो ये प्लेटलेट यहाँ से रश करेंगे, ये रश करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ ये प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स आएंगे जहां पे इंजरी हुआ, ब्लड वेसल जहां पे कट हुई, यहाँ पे कट हुई है ना, यहाँ पे इंजरी हुआ है, जहां पे ऑलरेडी दो प्लेटलेट्स बैठे हैं वॉन वेलब्रेन फैक्टर के साथ अटैच। ये दो प्लेटलेट्स ऑलरेडी वॉन वेलब्रेन फैक्टर के साथ अटैच है, ठीक है। हमें क्या करना है, ब्लड जो जख्म हुआ है, इस ब्लड स्टॉप, ब्लड को रोकना है, मतलब ब्लड को ब्लड वेसल से रोकना है, मतलब बाहर जाने से रोकना है। जख्म, मतलब जख्म जो आया है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, इसको प्रिवेंट करना है। तो ऑलरेडी दो प्लेटलेट्स इस वॉन वेलब्रेन के साथ अटैच हो गए हैं। अब अच्छा सा प्लग बनाना है ना, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, हम पढ़े प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे बनता है। अब इस प्लेटलेट इन्होंने रिलीज किए कुछ केमिकल्स, ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन। इन दो ने, ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2, ये जो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में बाकी प्लेटलेट्स जो है सर्कुलेट कर रहे हैं, ये इनको एक्टिवेट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, इनको ये होशियार करता है, और वहां पे जख्म लगा है, कहीं पे जख्म हुआ है, कहीं पे इंजरी हुआ है, जल्दी दौड़ो उधर, जल्दी दौड़ो उधर। तो ये प्लेटलेट्स दौड़ के आ जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, ये प्लेटलेट्स यहाँ आ जाएंगे, कहाँ, यहाँ। अब हम यहाँ पे ये प्लेटलेट्स ब्लैक से शो करेंगे, ठीक है, या रेड से ही शो करेंगे, नहीं यहाँ पे ऑलरेडी रेड डायग्राम है, अब ये ब्लैक से शो करेंगे यहाँ पे प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स है, ये यहाँ पे दौड़ के आए ना, रश करके आए ना, ये प्लेटलेट यहाँ पे आए, इनने रश किया टुवर्ड्स दिस इंजरी, जहां पे इंजरी हुई है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स दौड़ के आए यहाँ पे, इस इंजरी को यहाँ पे एक प्लग जैसा बनाया, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब प्लेटलेट्स आपस में जब ये एक्टिवेट हो गए इन केमिकल्स की वजह से, इसको बोलते हैं प्लेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट आपस में ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, एग्रीगेट करते हैं, इसको बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब प्लेटलेट एग्रीगेशन असल में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये एक प्लेटलेट है, प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये तो यहाँ पे प्लेटलेट देखा आपने, वॉन वेलब्रेन फैक्टर के साथ अटैच है थ्रू GP1B रिसेप्टर। अब प्लेटलेट आपस में कैसे बाइंड होते हैं, ठीक है, एक प्लेटलेट यहाँ पे है, एक प्लेटलेट यहाँ पे है, ठीक है, ये है दूसरी प्लेटलेट। तो यहाँ पे जो ये रिसेप्टर होता है, इसके ऊपर ये है GP1B, जो वॉन वेलब्रेन फैक्टर GP1B, जो यहाँ पे ये रेड कलर का है, ये है वॉन वेलब्रेन फैक्टर के साथ अटैच होता है। लेकिन आपस में कैसे होता है, यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है, ठीक है, एक और रिसेप्टर होता है यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो प्लेटलेट के सरफेस पे होता है, ठीक है।
इस पैरेलल के सरफेस पे भी है। ये पैरेलल और ये पैरेलल, पीएलटी शॉर्ट में। इसके ऊपर भी ये जो दो पैरेलल्स है आपस में कैसे बाइंड हो जाते हैं। इसके ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस रिसेप्टर है, इसके ऊपर सरफेस पे भी एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर को हम बोलते हैं GP2B, 2 हम यहाँ पे न्यूमरल में लिखेंगे, 2B3A, ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A, GP2B3A। GP हम ये 2 जो है रोमन न्यूमरल में लिखते हैं, GP ग्लाइकोप्रोटीन, G मीनस ग्लाइको, P मीनस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A ये होता है। ठीक है, इनके बीच में ब्रिज होता है, बाइंड जो रखता है वो है यहाँ पे रेड कलर का, यहाँ पे मैंने बनाया फाइब्रिनोजन। ये है फाइब्रिन। दो पैरेलल्स आपस में ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के रिसेप्टर की वजह से ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोजन, इनके बीच में होता है। यही है जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं। तो अब ये यहाँ पे एक नाइस प्लग बन गया, ये यहाँ पे एक प्लग बन गया, पैरेलल प्लग बन गया, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लग फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो है सेरोटोनिन है, ये जो हमने पढ़ा, ये जो ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये स्टिमुलेट करते हैं पैरेलल्स को और वो ग्रैन्युल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 ये ग्रैन्युल्स ये यहाँ पे पैरेलल को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और पैरेलल एग्रीगेट हो जाते हैं। जो अब ये है, ये दो, एक सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ से जाके ठीक है, इस स्मूथ मसल के रिसेप्टर, ये जो स्मूथ मसल है यहाँ पे, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं और स्मूथ मसल को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है। यहाँ पे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड वेसल का डायमीटर जो ल्यूमिन है वो कम हो जाएगा, ब्लड वेसल सिकुड़ेगी और ब्लड लॉस जो ब्लड वेसल से हो रहा है उससे बचेगी ब्लड वेसल, और ब्लड लॉस मतलब नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये है पैरेलल प्लग फॉर्मेशन। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो वेरी वेल। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये जो दो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमने डिस्कस किए, वेस्टिबुलर स्पाज्म और किया हमने पैरेलल प्लग फॉर्मेशन। इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम करेंगे कोआगुलेशन का स्टेट, हम पूरा पढ़ेंगे कोआगुलेशन कैसे होती है, ब्लड क्लॉटिंग, जो उसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व है, वो लंबा है, उसका अलग ही वीडियो बनेगा। सपोर्ट कीजिए और जिसको भी हेल्पफुल हो रहा है, जिसके लिए भी ये हेल्पफुल है, वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें उन स्टूडेंट्स को जिनको हेल्प होगा इससे, क्योंकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच सपोर्टिंग लाइक चैनल।